नेक्स्ट हमारा ग्रुप ट्रेंड है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, उसकी तारीफ क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी का दरकार होना जिससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन least strong bounded electron from the neutral gaseous atom or ion is called ionization potential energy। मतलब क्या हुआ? कम से कम वो एनर्जी का अमाउंट दरकार होना जिससे कम जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, उसका बाहर निकलना किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से या मॉलिक्यूल में से या आयन में से, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। या एक और भी आप आसान डेफिनेशन लिख सकते हो कि जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। बस यहाँ तक भी लिखोगे फिर भी डेफिनेशन एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। यानी अगर न्यूट्रल गैसेस एटम हो, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब सवाल यह है कि सर इससे इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात जहन में होनी चाहिए कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी भी निकल जाए तो दूसरा जल्दी नहीं निकल पाएगा। क्यों? मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आयोनिक रेडियस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज जो है वो कम हो जाएगी, प्रोटॉन का फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये ट्रेंड है, फर्स्ट आईपी से हमेशा सेकंड आईपी का वैल्यू ज़्यादा होता है, सेकंड आईपी से हमेशा थर्ड आईपी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे निकलते जाएंगे तो प्रोटॉन का फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, और प्रोटॉन का फोर्स बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन अब आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, देखें बेटा, ये आपने एक एटम बनाया, सही, और जी चलें बेरिलियम का या लिथियम का एटम बनाया। लिथियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से तो जी इसका रेडियस जो है वो छोटा बन गया क्योंकि शेल कम हो गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना बेटा, इट टेकल मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा क्योंकि साइज छोटी हो गई। तो हम कह सकते हैं साइज से आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है कि जितनी साइज आपकी छोटी होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे बोलते हैं, सही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट ऑफ साइज। साइज जितनी बड़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा? आईपी का ट्रेंड, आईपी ट्रेंड डिक्रीज होगा। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की मैं बात करूं, रुबिडियम की बात करूं, तो लिथियम से सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी। यानी कि रुबिडियम से सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है क्योंकि साइज बड़ी है, और विद रिस्पेक्ट ऑफ लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। वजह क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो साइज से इनका रिलेशन क्या बना बेटा? तो ये आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड भी इसका बड़ा आसान ट्रेंड, इतना कोई मुश्किल ट्रेंड नहीं है। ये देखें बेटा, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो आपको मिलेगा 2372, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो 5250। तो अब देखें कहाँ 2000 कहाँ 5000, तो दूसरा आईपी का वैल्यू क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। लिथियम का देख लें बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। अच्छा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे 7297 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। अब जबकि तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे तो 11810 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी।
तो जैसा कि मैं लिख चुका, फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी का वैल्यू ज़्यादा होता है और सेकंड आईपी से थर्ड आईपी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। इस बार भी एंट्री में सवाल आया है 2020-21 में कि जी आयोनाइजिंग पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, उन्होंने ऑप्शन दिए गए थे। तो आप बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें फर्स्ट आईपी का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो फर्स्ट आईपी देखें कि मैग्नीशियम 738 किलो जूल पर मोल है, जबकि सोडियम का 495 है। सोडियम क्या है, इससे कम है। और जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम कितना है, 577 है। तो फर्स्ट आईपी मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है। इसका आप सेकंड ईयर में ट्रेंड पढ़ोगे, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील में बताऊंगा। सेकंड ईयर में आप डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करोगे वन बाय वन। एस ब्लॉक के लिए अलग है, पी ब्लॉक के लिए अलग है, डी ब्लॉक के लिए अलग फिनोमेना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ नटशेल के जी आयोनाइजिंग पोटेंशियल एनर्जी है क्या, और आयोनाइजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो आईपी वैल्यू कम होता जाएगा। पक्का? अच्छा, उसके बाद है आपकी टॉपिक बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि जी रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सही है। आयोनाइजिंग पोटेंशियल क्या थी, रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की माने क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो हम डिस्कस कर चुके, जो अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है। एफिनिटी का मतलब है अफिन माना अट्रैक्शन होना या उसके पास आना, नज़दीक आना। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर आए तो उस फेनामेना को बोलते हैं आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे आएगा जब एनर्जी रिमूव होगी। तो रिमूव द एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन न्यूट्रल गैसियस एटम। अगर न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन आए तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। पर ये ज़रूर नहीं है कि हर बार एनर्जी लॉस हो, कभी कभार देखते हैं कि एनर्जी गेन भी होती है, यानी कि साइन पॉजिटिव में भी आ जाती है। रिलीज यानी कि नेगेटिव साइन शो करते हैं एक्सो, और जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी। तो हम देखते हैं कि अब गेन ऑफ एनर्जी करें या लॉस ऑफ एनर्जी टर्म यूज करें, तो हमने एक और टर्म यूज किया है, एनर्जी चेंज, चाहे वो पॉजिटिव में चेंज हो या नेगेटिव में चेंज हो। अकम्पनिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम फ्रॉम द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ गई? अगर कोई न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, उस समय जो एनर्जी में चेंज आएगी आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं बेटा, यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रहे बेटा, जैसे मैंने कहा कि कुछ की नेगेटिव होती है, कुछ की पॉजिटिव होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव वैल्यूज बहुत कम हैं। पॉजिटिव वैल्यूज जीरो ग्रुप के तमाम पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक आपका बेरिलियम का पॉजिटिव वैल्यू आता है और दूसरा आपका मैग्नीशियम का वैल्यू पॉजिटिव आता है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन पॉजिटिव आता है, बाकी तमाम आपको नेगेटिव में ही वैल्यू मिलेंगे। यानी बहुत सारे टेक्स्ट के अंदर ये भी डेफिनेशन आपको मिलेगी, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम एंड रिलीज द एनर्जी। यानी कि एनर्जी का खार्ज होना जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एटम के अंदर। पर हमने देखा कुछ एटम तो जो है वो एनर्जी को खार्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब बहुत सारे सवाल बच्चे पूछेंगे, सर ये एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं और ये रिलीज क्यों कर रहे हैं। तो बेटा ये है स्टेबिलिटी फैक्टर। जो पहले से ही जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, जो एटम पहले से ही स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पहले से ही स्टेबल है, अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इसको गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं गेन करेगा? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। तो जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल होती है, वो एटम को कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। अब अगर फिर भी आप करवाना चाहो तो जाहिर बात है उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा बाहर निकले, सही है, दूसरे शेल में चला जाए तो ये आसानी से इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है, सही, उनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हो तो आपको एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी। और जो पहले से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो एनर्जी देंगे और आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे। ऐसे ही होता है।
यानी कि जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल होती है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो पाएगा। तो ये है सिंपल इनमें डिफरेंस। तो जिनमें पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है इसको एक मरतबा ज़रूर देखिएगा, फिर भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद लास्ट हमारी जो टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है बेटा? टेंडेंसी है, पावर ऑफ एटम या टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि एटम की वो सलाहियत, वो पावर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, वो क्या कहलाएगा बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। और उसके अपोजिट दूसरा क्या कहलाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। जैसे ये है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? हमने कहा क्लोरीन की ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये पेयर जो है वो किसकी तरफ चला जाएगा? क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो पेयर हम उसकी तरफ शो करते हैं। यहाँ से पेयर हमने थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया है। वजह यह कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो हम इसको पार्शियल नेगेटिव साइन देंगे और इसको हम पार्शियल पॉजिटिव देंगे। अब पार्शियल क्यों दे रहे हैं? पार्शियल इसलिए दे रहे हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ये लेकर भाग नहीं रहा, अलबत्ता ये अपने तरफ जो है वो कर रहा है, इसलिए पार्शियल दे रहे हैं। अगर ये कंप्लीट इसके पास चला जाए तो फिर हम कंप्लीट चार्ज देंगे कुछ इस तरह से। तो पार्शियल चार्ज नेगेटिव या पार्शियल आपका पॉजिटिव नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है? आयोनिक करैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज़्यादा है तो पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा माइल होगा। खुदा ना खास्ता मैं आपसे कहूँ कि दरार पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन फेवर किसको करेगा? क्लोरीन को करेगा। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अनदर एग्जांपल, हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? आपने कहा जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पेयर किसकी तरफ होगा? आपने कहा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ से आप थोड़ी सी स्पेस बनाओगे, ये प्रेजेंटेशन होती है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा सही वो क्या होगा बेटा? यस, इट हैज़ पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि ये अट्रैक्ट करेगा, जो पेयर है उसको अपने तरफ खींचेगा। अब सवाल दूसरा ये होता है कि इसका फैक्टर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा साइज के साथ। साइज जितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितनी बढ़ेगी उसकी पावर ऑफ गैनिंग जो है वो कम होती जाएगी। ये कुछ वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हाइड्रोजन 2.1 है, लिथियम 1 है, ऊपर से अगर आप आओगे तो ये 0.1 की डिफिशियंसी आप देखोगे, 8 वगैरह। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ये इस बार भी आपका 2020 में एमसीक्यूज आया था। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा फ्लोरीन की होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा? यस, फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी है बेटा? सीजियम की है। आप बोलोगे से फ्रांशियम भी तो है, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो 0.7 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सीजियम की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। ये दो वैल्यूज़ तो अपने दिमाग में ज़रूर बिठाना है आपको। उसके बाद लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है। लेफ्ट राइट यानी कि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा टुडेज। लास्ट हमारी टॉपिक थी। अब जो चौथा चैप्टर है वो इंशाल्लाह आपको सरशी साहब पढ़ाएंगे। बाकी थर्ड में जो भी डिफ़िकल्टीज होंगी इंशाल्लाह मंडे को हो सकता है आपको भी हम बुलाएं अपना सेंटर पे। तो जैसे आप सेंटर पे आओगे तो फिज़िकली इंशाल्लाह कांटेक्ट में हम आएंगे। तो कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वहाँ हम बैठ कर डिस्कस भी करेंगे। यानी कि पूरे थर्ड चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको कम समझ में आई हैं या जिनके लेक्चर्स आपने नहीं सुने हैं
या इवन 2 लेक्चर्स आपने सुने तो हैं बल्कि कम समझ में आई हैं टॉपिक से, तो इंशाल्लाह हम दोबारा वहीं फिज़िकली हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। सही है, तो सर भले चैप्टर चौथा शुरू करें, कोई मसला नहीं है, पर अगर ना भी करें इट्स ओके। तो तब तक आप भले जितने भी डिफ़िकल्टीज़ क्वेश्चंस हों आप मुझसे पूछ सकते हो। इवन दो जैसे ही मंडे को हम आपको बुलाएंगे, जाहिर बात है अब मेडिकल वाले अलग दिन आएंगे, इंजीनियरिंग वाले अलग से आएंगे, तो बच्चे कम होते हैं, तो आपको एक एडवांटेज हो जाएगा कि आप जो है वो बैठ के सर से डिफ़िकल्टीज़ रिमूव करें। तो कोशिश किया करें, टॉपिक्स आप नोट करें, तो 1 बाय 1 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, दुआ में याद। अल्लाह।